हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। हेलो 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 हेलो। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। कल का भी कुछ सवाल था ना, 2-3। चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं। यहां तक हम लोग किए थे 262, इसका आंसर आया था शायद, है ना। आगे बढ़िए यहां पर। देखिए भाई 23 नंबर सवाल, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा। एक व्यक्ति 375 मीटर स्क्वायर आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है। देखिए 375 मीटर स्क्वायर आयताकार बगीचा, ये पता है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 375। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है। बाड़ लगाना का मतलब होता है घेराबंदी करना, घेरना, कंटीला तार से हो गया या जो भी चीज से हो गया आपका, है ना। फिर कहता है उसके पास 65 मीटर कंटीला तार है घेरने के लिए, और चारों तरफ वो घेरना चाहता है। वह बागीचे के केवल 3 ओर ही बाड़ लगा पाता है। बागीचा का केवल 3 तरफ वो बाड़ लगा पाता है और कंटीला तार उसका खत्म हो गया, है ना। अब यहां पर कहता है बागीचे का परिमाप कितना होगा आप बताइए। तो देखिए जी, यहां पे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 375 है। 375 है। अब थोड़ा सा यहां पे मैं फोटो बना दे रहा हूं। देखिए यही आयत है, यही आयत है। अब देखो ई एल है, ई भी एल है, ई बी है और ई भी बी है। अब देखिए वो 65 मीटर लंबे तार से केवल 3 ओर बाड़ लगा पाता है, केवल 3 तरफ। अब देखो 3 तरफ में कौन कौन भुजा आ जाएगा। तो जैसे देखिए L प्लस बी प्लस L, मेरी बात को सुनिए, 3 तरफ तो L प्लस बी प्लस L का मतलब हो जाएगा 2L प्लस बी। ठीक है, वेट 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 वेट। दूसरा चीज जानते हैं क्या हो जाएगा? अगर ऐसे कंटीला तार लगाएगा तो B प्लस L प्लस बी मतलब हो जाएगा 2B प्लस L हो जाएगा। सवाल में वैसा कुछ तो मेंशन नहीं किया है, सवाल में वैसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि 2L प्लस बी या फिर 2B प्लस L। बढ़िया ना, लगाना चाहता है। उसके पास 65 मीटर कंटीला तार है, वह बगीचे के केवल 3 ओर ही बाड़ लगा पाता है। तो बगीचे का परिमाप कितना होगा, आपसे यह चीज पूछा जा रहा है। बड़ा असमंजस वाला स्थिति है जी, दोनों में कौनो एगो सही होगा या वो गलती होगा आपका, है ना। बात है 65 दिया है और यहां पर 375 दिया है आपका। तो यहां पर आप देखिए 2L प्लस बी भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, कोई एक होगा ऐसे इसमें, है ना। 2B प्लस L होगा क्योंकि 3 तरफ का भुजा लीजिएगा तो 2L प्लस बी भी हो सकता है, 2B प्लस L भी हो सकता है। और इसकी वैल्यू कितना दिया है? 65 मीटर दिया है। तो यहां पर देखिए कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकता है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकता है, तो एक पता करने के लिए आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। जरा सोचिए तो 375 जो है वो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है कि नहीं बात। तो यहां पे हम जानना चाहते हैं कि आखिर लंबाई चौड़ाई कितना है। ठीक है, इधर आ जाइए। यहां पर देखिए 3 से इसको जरा भाग लगाइए तो फैक्टराइज करिए, तो 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 125 होगा कि नहीं। अब फिर देखो 5 से लगाइए कितना? 25, है ना। और फिर यहां पर 5 से लगाइएगा तो 5 आपका। तो थोड़ा देखिए यहां पर ऐसा हम 2 भुजा, एक लंबाई और एक चौड़ाई क्या क्या ले, जिससे कि गुणा करने पर 375 आए और इसमें बैठाने पर 65 पूरे। तो देखिए तो जरा आप ले सकते हैं ये क्या, देखो तो ये 15 ले लेंगे और यहां क्या ले लेंगे? 25। 15 और 25 ले लेंगे, एक भुजा को 15 और दूसरी भुजा को 25 ले लेंगे हम, है ना। इस पे तनी सेटिस्फाइड कराइए। देखिए चौड़ाई कितना? 15 और लंबाई कितना? 25। तो देखिए तो
15 और दूना कितना 30 और 30 और 25 55, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब लंबाई को 25 ले सकते हैं क्या? इसमें जरा बैठाइए, तो 25 दूना 50, एल का मान 25 और बी का मान कितना 15 आपका। तो 25 दूना 50 और 15 65 पुर गया, मतलब ये खत्म हो गया। एकर मतलब यह है कि लंबाई को 2 बार लेना है और चौड़ाई को 1 बार लेना है। नहीं हो गया? देख लीजिए, लंबाई हम लिए 25 और चौड़ाई लिए 15, तो 25 गुना 2 50 प्लस 15 65 पुर गया। और यहां पर 25 गुना 15 375 पुर गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि लंबाई 25 होगा और चौड़ाई कितना होगा 15 होगा। सवाल कहता है कि परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई 25 और चौड़ाई 15, तो 25 और 15 40 और 40 दूना 80, 80 मीटर आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऐसे देखिए, कुछ विद्यार्थी तो यहीं पर 375 का फैक्टर करके पकड़ लिए थे, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है कि क्या आपका 25 और 15 लिया हुआ सही है। जांच करना जरूरी है। 65 जब पूरेगा तभी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 65 इस पे नहीं पूर रहा है, इस पे पूर जा रहा है। 25 दूना 50 और 15 65। एक मतलब एकदम सही है, लंबाई 25 और चौड़ाई 15। अब परिमाप कर रहा है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमने लगा दिया। बड़े आगे कुछ कहना है इसमें, किसी को बोलिएगा। 22 नंबर वाले भाई साहब, अभी कहीं से आवाज आ रहा था, बोलिए डाउट है इसमें। 22 में इसमें डाउट है आपको यार? यस और नो बोलिए ना। इसमें 23 में नहीं है तो 2200 में कल है ना, पूछना चाहिए था जब बताया तब, है ना। आगे बढ़ते हैं। एट ए टाइम पूछा करिए, क्योंकि सवाल अभी 30 गो सवाल है ना। और हर सवाल में हम बोलते हैं कि बाबू पूछो 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 पूछो। 8 बार पूछते हैं, फिर भी नहीं पूछिएगा तो मामला गड़बड़ है। तो आपको कल ही पूछना चाहिए था, आप गड़बड़ कर दिए। वैसे क्लासेस के बाद पूछ लीजिएगा अगर वैसा कुछ होगा तो। आगे बढ़ते हैं। 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 अनुपात में है, ठीक है। अब सवाल कहता है उसके वर्गों का योगफल 1368 है। वर्गों का योगफल, तो बोलिए धनात्मक संख्या कौन कौन होगा? 2x, 3x, 5x होगा कि नहीं होगा? और वर्ग करके जोड़िए, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे 25x स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब बराबर में 1368 है। अब जोड़िए 9 4 13, 13 और 25 38, तो 38x स्क्वायर हो गया और बराबर में 1368 हो गया। 38 से इसको काटिए, 36 बार में कट गया, तो बोलो x स्क्वायर 36, तो x का मान 6, x का मान 6 हो गया। और x का मान 6 का अर्थ होता है 1 अनुपात का मान 6। अब बोलिए x का मान 6 हो गया, तो पहली संख्या कितना 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 पचे 30। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल बताओ। तो 5 3 8 और 2 10 गुना 6 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 गुना 2 प्लस 6 गुना 3 प्लस 6 गुना 5 करिए, और नहीं तो फिर 5 3 8 और 2 10 गुना 6 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बड़े आगे, तो वर्गों का योगफल है तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर करेंगे और बराबर कर देंगे, तो x का मान 6 आ गया। अभी 6 दूना 12 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 6 5 30 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे, हमारा आंसर 60 हो जाएगा आपका। अगला सवाल पे आ जाइए। डाउट किसी को रहे तुरंत पूछिएगा। देखिए हमारा ये 25 नंबर सवाल है कल का। मान लीजिए 3n-1 व्यक्तियों द्वारा, ये व्यक्ति की संख्या है, 2n+1 दिन में, वो दिन है, किया गया काम x है। फिर कहता है, सुनिएगा, कि और 3n+1 व्यक्तियों द्वारा 4n-3 दिनों में किया गया काम y है। तो सवाल कह रहे हैं n का मान कितना होगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, m1 d1 h1 by w1 इक्वल टू m2 d2 h2 by w2। पता है जी सभी को? आदमी दिन घंटा को लिखते हैं ऊपर
और बाकी काम को कहां लिखते हैं, नीचे, वर्क को लिखते हैं नीचे। अब यहां पर जो सवाल में चीजें दे रखा है उसको सीधे आप बैठा दीजिए। आइए, सवाल कहता है 3n-1 व्यक्ति द्वारा, तो m1 है ये, 3n-1 आदमी है, 2n+1 दिन में, तो 2n+1 क्या है, समय है। काम कितना किया, x, काम को नीचे लिखते हैं w1 की जगह पे x। फिर कहता है कि 3n+1 व्यक्ति द्वारा, तो फिर m2 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 3n+1। कहता है 4n-3 दिन में, तो यहां हो जाएगा 4n-3, नहीं होगा, m2 d2 बटा में w2 वर्क, वर्क क्या है, y है, y है। आदमी, दिन और काम, फिर आदमी, दिन, काम। इसमें एक अलग चीज यहां पे घंटा है, तो घंटा की चर्चा सवाल में नहीं किया है, सिर्फ आदमी, दिन और काम की चर्चा किया है। अब देखिए भाई, सवाल में x अनुपात y दिया है 6:11। मतलब क्या है कि जहां x है वहां आप 6 रख दो, जहां y है वहां पे आप 11 रख दो। तो रख दीजिए ना, x को हटाइए, यहां 6 रखिए, और y को हटाइए, यहां 11 रखिए। ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि यहां पर कुछ कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा। जब चीजें कट नहीं रहा है तो फिर बेसिकली करना पड़ेगा गुणा करके। लेकिन आपको एक चीज लग नहीं रहा है कि गुणा जब करेंगे तो क्वाड्रेटिक इधर भी बनेगा, क्वाड्रेटिक इधर भी बनेगा, समय लगेगा। तो फिर वैसी स्थिति में हमसे n का मान पूछता है, ऑप्शन में n अवेलेबल है कि नहीं बात। तो हमारा यह कहना है कि आप इसको बेसिकली सोल्व मत करिए, सीधे n का मान ऑप्शन से इधर भी रखिए, इधर भी रखिए। जो ऑप्शन रखने पर LHS बराबर RHS हो जाएगा, दोनों तरफ सेम मान देगा, वही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब ऑप्शन रख के देखिए, थोड़ा मौखिक काम करना है। चलिए 6 रख के देखते हैं। तो देखिए मौखिक करना है, 6 तिया 18 में से 1 घटा 17, और 6 दूना 12 1 13, तो 17 गुणा 13 बटा 6, 17 गुणा 13 बटा 6, 17 भी प्राइम 13 भी प्राइम बटा 6। अब गुना मत करे लगे, याद रखिएगा 17 13 6 मिला है, यहां पे 6 रखिए, 6 तिया 18 1 19, खत्म हो गया, इतने पर है। ये 19 कभी 17 के बराबर या 13 के बराबर कभी कट के हो नहीं सकता है, इतनी बार छाट के आगे निकल सकते हैं, खत्म। 7 रखिए, 7 तिया 21 में से 1 घटा 20, और 7 दूना 14 और 1 20 गुना 15 300, और 300 में 6 से भाग दिए 50 LHS में आया। 7 तिया 21 1 22, और 7 चौका 28 में से 3 घटा 25 25 25, 11 से कट जाएगा 22 2 बार में, और 2 गुना 25 50। LHS बराबर RHS हो गया, n का मान 7 रखने पर आंसर हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो काहे का क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, सीधे ऑप्शन ट्राई करेंगे हम। कुछ कहना है बोलिएगा। देखिए जिसे भी दिक्कत हो बेहिचक पूछिए, एकदम शर्माने का कोई बात ही नहीं है आपका। जब तक जो है अपना रोग नहीं बताइएगा तब तक सही इलाज नहीं होगा, है ना। अब डॉक्टर के पास कौन जाएगा और शर्माएगा, बताइए नहीं करेगा मेरा का ऑयल है ना, तो कौन चीज का इलाज करेगा, दर्द रहेगा माथा में और पैर का इलाज करेगा, है ना, तो ठीक नहीं होगा। तो हाँ तो दिक्कत है पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एट ए टाइम पूछा करिए। अब कल वाला आज पूछिएगा तो एक आदमी की वजह से सबका समय जाएगा, और समय बड़ा कीमती है, टेस्ट में ही बात आप भी समझ सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ चलिए, तो आज के सेट को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आज के सेट में भी आपको देखने को मिलेगा। क्या बनाए आप लोग, पता चला होगा। हाँ देखिए पैकेज 12 हमारा सेट नंबर 2 है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए ये सवाल करने से पहले थोड़ा हम इसका थ्योरी बताएंगे, क्योंकि ये टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। जिनको पता है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नहीं पता है लिख भी लेना है, समझ भी लेना है। देखिए यहां पर समझिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हमारा ये पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हमारा ये दूसरा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण को अंग्रेजी में आप लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। दो ठो लीनियर इक्वेशन है, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो ठो रैखिक समीकरण है।
अब बताइए ये दो गो रेखा का समीकरण है। अब इन दोनों रेखा का जब ग्राफ खींचेंगे, जब इन दोनों रेखा का हम ग्राफ खींचेंगे तो तीन संभावनाएं बन सकता है। या तो उस रेखा का ग्राफ एक पर दूसरा चढ़ के जाएगा, जैसे एक रेखा का ग्राफ खींचेंगे उसी रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ के जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है दोनों रेखा का ग्राफ पैरेलल हो। पैरेलल मतलब समझ रहे हैं, समानांतर, समांतर हो आपका, जो कभी एक दूसरे से ना मिले हो। दूसरा कंडीशन हो गया समांतर का। हो सकता है दोनों रेखा का ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को काट देगा, प्रतिच्छेद करें। इंटरसेक्टिंग का नेचर हो सकता है, पैरेलल का नेचर हो सकता है, आपका ओवरलैपिंग का नेचर, ये तीन को हो सकता है। या तो एक पर दूसरा चढ़ के जाएगा और नहीं तो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, नहीं तो एक बिंदु पर इसे काट देगा। क्या चौथा कोई केस हो सकता है? तो आप बता सकते हैं हमें। चौथा अगर आपके मन में चल रहा है कि सर दो गो रेखा को हम तीनों के अलावे भी कैसे वो खींच सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं। यही तीन गो नेचर होता है, या तो पैरेलल, नहीं तो ओवरलैपिंग, नहीं तो इंटरसेक्टिंग। तो आखिर तीनों ये होता है तो किस स्थिति में होता है? कैसे जानेंगे कि रेखा का समीकरण जो दिया है उसका ग्राफ यही होगा, यही होगा, यही होगा? वही चीज हमें सीखना है। देखो पहला नंबर, अगर इन दो सरल रेखाओं का नेचर पता करना है, यहां पे आप हेडिंग लगा सकते हैं नेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, नेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन का नेचर पता करना है तो बड़ा सिंपल बात है, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बनाते हैं, ठीक है, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो बनाते हैं और कांस्टेंट का रेशियो बनाते हैं। अब अगर इस सब रेशियो बराबर हो गया, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो यदि बराबर हो गया तो पता है यहां पर इसका ग्राफ जानते हैं कैसे खींचाएगा? एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ के जाएगा, है ना। इसका मतलब इसका नेचर हो जाएगा ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग मतलब क्या? एक पर दूसरा चढ़ के जाना, आपका संपाती रेखा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, कनकरेंट भी हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। अब बताइए एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ के जा रहा है तो कई बिंदु पर मिल रहा है? सब बिंदुओं पे मिल रहा है। एक के पर दूसरा चढ़ जाए तो हर बिंदु पर मिल रहा है आपका, हर बिंदु पर दोनों मिल रहा है आपका, है ना, दोनों रेखा। तो यहां पर याद रखिएगा इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन का मतलब अनंत हल, है ना। अगर कभी भी दो रेखा के समीकरण का x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो बराबर हो जाए तो याद रखना उसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और नेचर कैसा होगा? ओवरलैपिंग का, संपाती का। दूसरा नंबर, फिर ऐसा ही रेशियो निकालेंगे। देखो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी रेशियो निकालिएगा ना तो कभी देखिएगा कि x वाला y वाला बराबर आएगा और कांस्टेंट वाला रेशियो अलग आ जाएगा। अगर ऐसा कभी आएगा तो ऐसी स्थिति में याद रखना है दोनों लाइन का ग्राफ पता है क्या होगा? पैरेलल होगा। दोनों लाइन का ग्राफ पैरेलल होगा, इसको आप पैरेलल कहेंगे। EL पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर। समांतर। आप बताइए समांतर रेखा कभी एक दूसरे से कटता है? नहीं कटता है। तो यहां पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं। तीसरी बात यहां पर, तीसरी बात कभी आप फिर से रेशियो निकालिए तो ऐसा हुआ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कभी रेशियो निकालिएगा ना तो शुरू में ही दोनों रेशियो अलग अलग हो जाएगा। x वाला कोफिशिएंट का रेशियो निकाले और y वाला, दोनों रेशियो अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाएगा तो इसका नेचर जानते हैं क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। जब ऐसा कभी स्थिति पैदा हो तो याद रखना उसका ग्राफ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। नेचर कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। आप बताइए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? दो गो रेखा जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक से ज्यादा बिंदु पर दो रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। पॉसिबल है कि दो गो बिंदु पर जाकर टच कर जाए, फिर रेखा को इसे जा रहा है तो इसे घूमे पड़ेगा। और जब रेखा घूम गया तो उसका नाम फिर सरल रेखा कहां? उसका नाम वक्र रेखा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कर्व लाइन हो जाएगा। सरल रेखा जो होता है अपने डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करता है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका हो जाएगा पता है वन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तीन बातें होता है, ध्यान रखना है। इसको हम एक हल कह सकते हैं, अद्वितीय हल कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, है ना।
इसको नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन या इंफिनिटी सॉल्यूशन हो गया। अब तीन बात की जानकारी होना चाहिए। हम इस सवाल पे आते हैं। देख लीजिए, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, और कहता क्या है कि इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब क्या? एक हल। अद्वितीय मतलब एक, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं। ताजमहल अद्वितीय है, दूसरा नहीं है, एक ही है। तो अद्वितीय हल का मतलब वन सॉल्यूशन, यानी ई सवालवा जो है इस पे जा रहा है कि नहीं बात? अद्वितीय हल मतलब इस पे जा रहा है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। लगा दीजिए सट से, वहां पर आंसर हो जाएगा। बोलिए जी, x का कोफिशिएंट इसमें कितना? 7, और इसमें x का k इज नॉट इक्वल टू, यहां y का k और यहां y का 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए सब लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 49, और स्क्वायर को भेज देंगे रूट में तो k इज नॉट इक्वल टू 7। मतलब कह रहा है कि k का मान 7 नहीं होना चाहिए, k का मान 7 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के अद्वितीय हल होगा। तो आंसर हमारा कौन सा? A हो जाएगा आपका। तो बताइए ना, इस सवाल जब जानकारी इस बात का है तो सवाल बनाने में क्या समय लगा? खाली बराबर नॉट इक्वल टू करके k का मान निकाल लिया, आंसर हो गया। अब सवाल एग्जाम में इस पे पूछ सकता है, इस पे पूछ सकता है, इस पे किसी एक पर पूछ सकता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, मतलब सवाल समझ गए, इस पे जा रहा है, तो यहां से k का मान निकाल लिए। अब कुछ कहना है तो बोलिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिखना। बढ़ जाए आगे। वो लिखल रहेगा कौनो एक गो, ई न तई न तई, कौन तो फिर पागल हो जाएगा फिर आदमी। कौन पर लगाए पता नहीं चलेगा। एगो कोनो न कोनो लिखल रहेगा आपका, या तो अद्वितीय हल, या फिर कोई हल नहीं, या फिर अनंत हल लिखा हुआ रहेगा आपका, तभी ना पहचानेंगे कोई इस पे सवाल जा रहा है। अद्वितीय को असमान नहीं बोलेंगे। असमान का मतलब क्या होता है? दूगो है लेकिन अलग अलग है। अब अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो कल पढ़ाए थे, याद है हमको, वास्तविक और असमान। तो असमान को अद्वितीय थोड़ी ना कहा, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, और असमान का मतलब दूसरा है लेकिन बराबर नहीं है। चलिए, ये हमारा 2 नंबर सवाल है, सब लोग सुनिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण है। सारे विद्यार्थी यहां पर फोटो बनाइए, पहले जल्दी से रगड़ देना है। देखो, ए बी सी आपका बी पर समकोण है, हमने बना दिया 90 डिग्री। अब कहता है ए बी का मान 8, फिर बी सी का मान कितना? 6। अच्छा, ट्रिपलेट याद है सबको? क्या 6 8, तो ये कितना? 10 10। ये बड़ा काम का चीज है ट्रिपलेट नंबर। 6 8 10, 6 8 10, ये ट्रिपलेट नंबर। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को ट्रिपलेट कहते हैं, याद रखना है। नहीं तो ना याद रहेगा तो फिर निकालना पड़ेगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके। अब सुनिए सवाल क्या कहता है जी। सवाल कहता है, सुन लीजिए, कि इसे इसकी भुजा BC पर घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का टोटल सरफेस एरिया लगभग कितना है? देखिए, समकोण त्रिभुज है और BC पर घुमाया जाता है। देखिए, BC दिख रहा है ना, ये वाला, इसी पर घुमाया जाता है। अब सोच रहे सर, इस पे घुमाने का मतलब क्या है? जिस पर घुमाया जाएगा वो फिक्स रहेगा, ये आपका फिक्स रहेगा। जैसे ये BC फिक्स है, ई वाला ए पकड़ के अब ऐसे एक बार ऐसे नचा दिए, ये वाला मुड़िया ऐसे पकड़ के एक बार ऐसे क्या कि घुमा दिए, ये वाला पकड़ के एक बार ऐसे घुमा दिए, ऐसे एक बार घुमा दिए, तो घुमा दिए तो कुछ ऐसी आकृति बनेगा, आपका शंकु बन जाएगा। शंकु का निर्माण समकोण त्रिभुज के भुजा लंब या आधार को घुमाने से होता है। बेलन का निर्माण आयत के भुजा को घुमाने से होता है। बेलन पैदा लेता है जब आयत के लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घुमाते हैं। शंकु कैसे बनता है? जब समकोण त्रिभुज के लंब या आधार को घुमाते हैं। गोला कैसे बनता है? जब अर्धवृत्त को व्यास के अनुसार घुमाते हैं, है ना, ये सब ध्यान रखना है। तो अब बन गया शंकु। अब सोचो, जब BC पर घुमाना है तो फिक्स रहेगा, ई वाला ऐसे ऐसे गोल घूम जाएगा आपका,
इमेजिन कर रहे हैं कैसे घूमेगा? ई वाला ऐसे जो है घूमेगा तो इस सर्किल ऐसे बन जाएगा, है ना। अब देखो ई 8 क्या होगा? शंकु का त्रिज्या। क्या होगा? शंकु का त्रिज्या। और ई क्या होगा? ऊंचाई। ऊंचाई। और ई क्या होगा? एल हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है बात? अब सवाल कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। कोई बताएगा शंकु का टोटल सरफेस एरिया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद रखना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। पाई आर इंटू एल प्लस आर, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, जहां आर है वहां पर 8 बैठा दो और एल के जगह पर 10 बैठा दो, पाई का मान 22/7, आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं? 452 आंसर हो जाएगा आपका। आया है किसी का? 452 आया है? हाँ, बैठा लीजिएगा। अरे जोड़ घटाओ एक बाद नहीं, पाई चलो रख देते हैं 22/7। अब आर का मान कितना? 8। यहाँ एल प्लस आर तो 10 8 18। अब 18 8 44, 144 गुना 22 करिए, और फिर 7 से काट दीजिए तो आपका पॉइंट में आता है 452 पॉइंट समथिंग आएगा। और लगभग देखिए लिख भी दिया है तो 452 आंसर हो जाएगा। बड़े आगे कुछ पूछना है तो बोलिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। लीजिए जी, देखो इस संयोजन की बात कर दिया, मतलब समझो सवाल सीआई का है। एसआई में कभी संयोजन नहीं लिखता है, क्योंकि एसआई सब बराबर है। वार्षिक संयोजन रहे कि अर्धवार्षिक रहे कि 3 माही रहे, संयोजन का मतलब कुछ तब होता है जब ब्याज चक्रवृद्धि रहता है ना। तो ये सीआई का सवाल है और कह रहा 5 साल में दुगुना हो जाता है। 5 साल में कितना? 2 के पावर 1 गुना, 1 गुना। तो सवाल कहता है बताओ कितने साल में चरगुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये है सीआई का गुन्ना गुन्नी वाला सवाल है कि 5 साल में दुगुना, तो कह रहा कितना साल में चरगुना। देखो बड़ा सिंपल बात है, यहां बेस कितना है? 2 है, तो इसको भी हम बेस 2 के रूप में लिख देंगे। लिख दिया ना। अब ये पावर और ये समय को गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10 और 10 साल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीआई के गुना गुनी के सवाल को इस तरीके से बड़ा इजीली कर सकते हैं। 5 साल में 2 गुना, तो कह रहा कितना साल में 4 गुना। तो बेस यहां 2 है तो इसको भी 2 बेस में बना लेंगे, 2 का स्क्वायर। अब पावर आई समय को गुणा कर देंगे, आंसर हमारा 10 साल। ऐसे भी 5 साल में 2 के पावर 1, तो 5 और बढ़िया 10 साल में 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 4। बड़े आगे देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है ना। क्या करना है पता है? देखो जहां ए है वहां 3 और जहां बी है वहां 2 बैठा देना है, आंसर हो जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और बी के जगह पे 2 बैठाएंगे, 3 दूना 6। और फिर नीचे में देखिएगा ए का मान 3, 2 3 दिए 9 और 2 दूना 4, तो ऊपर में हो गया 12 और 9 में से 4 घटेगा 5, 12/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेशियो वैल्यू डायरेक्ट यहां पे हम पुट कर देंगे, जहां ए वहां 3, जहां बी वहां 2। जानते हैं क्यों पुट कर रेशियो वैल्यू? क्योंकि यहां पर ए और बी पर पावर अंश में और हर में क्या है? समान है, 1 पावर है ना। ऐसे ज्यादातर लगभग सवाल में यही रहता है ना। वेरिएबल का अंश और हर में पावर क्या रहता है? समान रहता है, तभी हम रेशियो वैल्यू पुट करते हैं। अगर इस सवाल में ऐसे रहता ना कि 2a स्क्वायर और 3b स्क्वायर और नीचे रहता 3a - 2b, तो फिर एक ऑप्शन होता आपका DI या नॉट पॉसिबल, नहीं निकाला जा सकता, ऐसा आपका होता है ना। क्या कि मार दीजिएगा ये बैठा करके, गलती हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है हमेशा, छोटी सी बात है। ऐसे सबका आंसर आ गया होगा, लेकिन ऐसा कभी कभी मिल जाता है वो 95% सवाल में पावर सेम रहेगा या उससे भी ज्यादा में, 5% सवाल या उससे भी कम में पावर ऊपर का अलग नीचे का अलग होता है।
तो वैसा स्थिति में वो देखिएगा ऑप्शन 4 को पक्का होगा, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, डी आई डाटा इंडेक्स, मतलब यही सब फालतू फालतू लिखा हुआ रहता है, मतलब नहीं निकल सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम। रेशियो तबे बैठाएंगे जब पावर ऊपर नीचे सेम रहेगा, इसमें सेम था, बैठा दिया, आंसर ये हो गया आपका। बोलिए जी इसका आंसर। 35 दिन। कैसे 35 दिन कैसे? वही से कौन बताएगा 35 दिन कैसे? बोलिए बोलिए भैया, आप बोलिए। बनाए हैं तो ऐसी बोलिए, ऐसी बोलिए ना, हम पकड़ लेंगे। हाँ बोलिए। हैं दोनों मिलके? हाँ बोलिए आप। हाँ ठीक है ना, बोलिए। हाँ ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। यहां पर सवाल कर रहा है शीला एक सूट 2 दिन में सिल सकती है। एक वो सूट जो है 2 दिन में शीला सिल सकती है, शीला सिल सकती है, जबकि मीना जो है एक सूट 1.5 दिन में सिल सकती है। तो सवाल कर रहा है दोनों को 30 सूट सिलने में कितने दिन लगेंगे, आपसे यह पूछा जा रहा है। 30 को सूट सिलने में दोनों को कितना समय लगेगा, है ना? तो ये देखिए, इसमें थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए था, है ना? ऐसे जो है मतलब अगर जो नियम है उसके अनुसार या फिर जो सवाल दिया उसके अनुसार निकालिएगा तो भिन्न में आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी को भिन्न में आया होगा। हाँ तो भिन्न में आ रहा है, सोच वही सही है ना? जैसे आप लोग का ये आना चाहिए कि जेन्युइन रूल, इसलिए हम पूछे हैं। मेरी बात को सुनिए, पूरा क्लियर हम कर दे रहे हैं ना। देखिए बेसिक जो हमारा सोच होगा जो इस सवाल के लिए होता है, फिर और सवाल के लिए होता है, वो ये होता है शीला जो है एक सूट को 2 दिन में सिल सकती है और मीना जो है 3/2 दिन में सिल सकती है एक सूट को। अब यहां पर देखिए 6 LCM हो जाएगा, 2 3 6 और यहां 4, और जब दोनों मिल जाए तो 6 यानी एक सूट सिलने में दोनों मिलकर इतना समय लेगी। तो सवाल करा 30 सूट सिलने में कितना समय लगा, दोनों मिलकर एक सूट में इतना, इसलिए 30 सूट में तो मल्टीप्लाई करेंगे। आप किए होंगे, मैक्सिमम विद्यार्थी का यही आया होगा, आया है ना? हाँ हमें पता है मैक्सिमम विद्यार्थी का आया होगा, लेकिन आंसर ये है ही नहीं, ये आपका 30 से भी नीचे गिर रहा है आपका, क्योंकि इसकी वैल्यू जब 1 से कम गिरा, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैं देख रहा हूं 1 से कम यहां गिर रहा है तो 30 से कम गिरेगा ही गिरेगा। कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा। तो यहां पर थोड़ा सा होता है, कुछ कुछ सवाल में ऐसा होता है कि लिखता कम है, सोचना ज्यादा होता है ना? तो यहां पर जानते हैं हम आंसर कोई प्रॉपर तब कर पाएंगे जब वो अलग अलग की बात रहेगा आपका, है ना? तो सुनिए, एक सूट सिलने में 2 दिन शीला को, तो 30 सूट सिलने में कितना दिन? 15 दिन आपका, 15 दिन। आप फिर देखिए एक सूट सिलने में है 60 दिन, एक सूट 2 दिन में, है ना? 1 मिनट, एक सूट सिलने में 2 दिन, दो 1 3.5, अच्छा ये बढ़ जा रहा है ये, तो ऐसा भी कैसे होगा जी? एक सूट सिलने में 2 दिन, सही बात है, शीला एक सूट को 2 दिन में सिलेगी और मीना जो है एक सूट को इतने दिन में सिल सकती है। तो दोनों को 30 सूट सिलने में कितने दिन लगेंगे? फिर सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा आपका। फिर ऐसे फिर मिला सकते हैं
3.5 दिन में 2 गो सूट, तो 2 सूट जो है 3.5 दिन में, है ना, इसलिए 30 सूट सिलने में, तो फिर आंसर मिलाने वाली बात हो गई। 15 गुना हो गया तो 15 3 45 से भी ज्यादा जा रहा है आपका, है ना। जानते हैं इसका आंसर तो वही होगा आपका। हाँ, हमारे माथा में कुछ और चल रहा था लेकिन मान यहां पे कुछ और आया, है ना। ऐसे नहीं होगा आपका। हाँ, 35 वाले विद्यार्थी एक बार बोलिएगा, क्या सोच रहे हैं आप? टोटल काम 30 है। हाँ, टोटल काम 6 है। हाँ, देखो तो जैसे ये 2 हो गया और ये 3/2 हो गया, तो एलसीएम हो गया 6, 2 3 6 और इतना 4 हो गया। अब दोनों मिलकर बात कर रहा है, तो जैसे टोटल काम 30 है, तो टोटल काम 30 करने के मतलब आप 5 गुना कर रहे हैं, ठीक है, 5 गुना हो जाएगा आपका, ठीक है। काम को हमने 5 गुना कर दिया, तो काम को जब 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इफिशियंसी 5 गुना हो जाएगा। तो 3 पंचे 15 और 4 पंचे कितना, 20 हो जाएगा। तो फिर कहता है कि 35 और 15 और 20 35, तो ये तो काम ना हो गया जी, समय थोड़ी ना होगा। ये तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया हुआ है, आपने टोटल काम को 5 गुना किया तो एक दिन का काम भी 5 गुना होगा। तो एक दिन में ये जो है ना आपका 15 सिल रहा है और एक दिन में आपका 20 सिल रहा है, तो 15 20 35 यहां कोई सेंस नहीं हुआ। टोटल टाइम पूछ रहा है जबकि ये इफिशियंसी है। एक चीज और देखिए, ई जाके कभी ऐसे गुना नहीं होगा, ई जाके कभी ऐसे नहीं गुना होगा 2 दूना 4 और 3 हो जाएगा। टाइम कभी क्रॉस गुना होके फिर तो 4 दिन हो जाएगा, फिर 3 दिन, मान अलग अलग हो जाएगा आपका। तो इस सवाल का आंसर वही होगा पहले वाला आपका, है ना। हाँ, जो भी आ रहा था आपका 2 और 3/2, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6, यहां 4 हो गया। अब दोनों मिल करके तो 6 बटा कितना 4 3, दोनों मिल करके एक सूट को इतने दिन में सिलेगा, तो 30 सूट को सिलने में कितना समय लगेगा, तो 30 छक 180 बटा में 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो 180 बटा 7, कोई एक बना लीजिए, समझे, नहीं बुझाया। हाँ, टोटल काम 6 हो गया, तो दोनों मिल करके 6 काम को करने में आपका 6 बटा 7 दिन, और काम का मतलब यहां क्या, एक सूट सिलना काम है, तो एक सूट सिलने में इतना समय, तो 30 सूट सिलने में मल्टीप्लाई कर दे, 180 बटा 7 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल पे चलते, ये हमारा है 6 नंबर सवाल। कहता है कि रेस में राम श्याम को 30 मीटर से परास्त करता है और उसी रेस में श्याम तरुण को 60 मीटर से परास्त करता है, जबकि राम तरुण को 84 मीटर से परास्त करता है। तो कह रहा है रेस कितने मीटर का आपसे पूछा जा रहा है, रेस का सवाल है ना। आंसर निकाले हैं कोई, कितना, 300 मीटर। चलो देख ले रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। राम जो है श्याम को 30 मीटर से परास्त कर रहा है, यानी राम से श्याम 30 मीटर पीछे है, 30 मीटर से परास्त कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि राम पहुंच गया और श्याम 30 मीटर पीछे ही रह गया, इसका मतलब 30 मीटर से हार गया वो। फिर कहता है, ई वाला लाइन पढ़िए, राम तरुण को 84 मीटर से परास्त करता है। तो राम जब यहां पहुंच गया, अब पीछे पलट के तरुण को देख रहा है, तो तरुण पता है 84 मीटर पीछे है। पहला लाइन और तीसरा लाइन को यहां दर्शाइए। राम जो है यहां डेड हिट कर गया, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। जब श्याम को देखा तो 30 मीटर पीछे था, और यही राम यहां पहुंच के जब तरुण को देखा तो तरुण 84 मीटर पीछे था। इसका मतलब राम श्याम को 30 मीटर से हराया और राम तरुण को 84 मीटर से हराया, यह बात है यहां पर। अब सुनिएगा, बीच वाला लाइन पढ़िए कि उसी रेस में
श्याम तरुण को 60 मीटर से हरा रहा है। देखिए अब कौन हरा रहा है? श्याम, यानी श्याम डेड हिट कर गया, मतलब पहुंच गया फाइनल पॉइंट पर। पीछे पलट के देख रहा है तरुण को, तो 60 मीटर से हार गया, यानी श्याम से तरुण 60 मीटर पीछे है, 60 मीटर पीछे है। तब कहता है कि बताओ ये पूरा रेस कै मीटर का है, आप हमें बताइए। मेरी बात को गौर सुनिएगा। शुरुआत में श्याम कितना पीछे था? ये डेड हिट, सबसे फाइनल पॉइंट यही है। फाइनल पॉइंट से श्याम कै मीटर पीछे था? 30 मीटर पीछे। लेकिन आप देख सकते हैं श्याम यहां पहुंच चुका है। यहां श्याम लिखेंगे, यहां तरुण लिखेंगे और दूरी का रेशियो बनाएंगे। बोलिएगा। श्याम 30 मीटर पीछे था फाइनल पॉइंट से। आप देख सकते हैं श्याम यहां पहुंच चुका है, फाइनल तक पहुंच गया। तो श्याम कै मीटर आगे बढ़ा होगा? 30 मीटर। तो श्याम 30 मीटर आगे बढ़ा तो क्या तरुण रुका हुआ था? तरुण भी चल रहा था। अब सोचो, तरुण पहले फाइनल पॉइंट से 84 पीछे था, अब जो है तरुण फाइनल पॉइंट से सिर्फ 60 पीछे है। पहले था 84 पीछे, अब है फाइनल पॉइंट से सिर्फ 60 पीछे है। तो आपको लग रहा है कि इधर से 24 चला है, 24 चला है। और भी जितना देर में श्याम 30 चला है उतने देर में तरुण 24 चला है। तो ये हो गया आपका दूरी का रेशियो हो गया दोनों का। सोचिए 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 सोचिए। पहले श्याम था 30 मीटर पीछे, डेड हिट कर गया, यहां पहुंच गया, यानी श्याम 30 मीटर आगे बढ़ा। तो तरुण कितना बढ़ा? 24 मीटर आपका। कैसे 24 मीटर? तो पहले था आखिरी पॉइंट से 84 पीछे, अब है आखिरी पॉइंट से 60 पीछे, तो 24 बढ़ा है ना जी। तो ये हो गया दोनों के दूरी का रेशियो कितना? 5:4 हो गया। मतलब श्याम द्वारा तय की गई दूरी 5 के अनुपात में और तरुण द्वारा तय की गई दूरी 4 के अनुपात में। बोलिए दोनों के दूरी में अंतर कितना? 1। और यहां पर दोनों के दूरी में अंतर देखो, यह है फाइनल इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से शुरू से आखिरी तक श्याम दौड़ा है और यहां से यहां तक तरुण दौड़ा है। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है? 60 है। रेशियो में कितना? 1। तो 1 बराबर 60 मीटर। इसलिए कहता है बताओ पूरा रेस कितने का है? तो शुरू से लेकर के आखिरी तक रेस कौन दौड़ा है? श्याम श्याम श्याम। अगर श्याम की दूरी निकाल लेते हैं तो समझो पूरा रेस का दूरी हो जाएगा। तो श्याम का दूरी कितना अनुपात में है? 5 अनुपात में है। जबकि 1 अनुपात का मान 60 है, तो 5 अनुपात का मान 300 और 300 मीटर वाले सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेस का ये सवाल है आपका, नहीं बुझाया? हाँ। तो जितना देर में श्याम 30 मीटर आगे बढ़ा उतने देर में तरुण इधर से 24 बढ़ गया। तो दूरी का रेशियो बना लिए। दूरी में 1 का अंतर, तो 1 बराबर 60 है, इसलिए टोटल रेस पूछ रहा है क्या मीटर का है। तो श्याम दौड़ा है पूरा। अगर श्याम की दूरी निकाल लेते हैं तो समझो शुरू से आखिरी तक कितना रेस निकल जाएगा। तो 1 बराबर 60, तो 5 बराबर कितना? 300 आपका। रेस मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, कंप्लीट रेस एक दिन लगभग 2-2.5 घंटे आपका, 2.5 घंटे है ना। उसमें काफी सारा सवाल भी मैंने कराया है, मैराथन के तौर पे आपका होगा। आइए 7 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है भाई? 2x माइनस का 3y और माइनस में 7 है, उधर प्लस में भेज देंगे। देखिए इधर भी क्यूबिंग करेंगे, इधर भी क्यूबिंग करें। कहोगे सर क्यूबिंग क्या सोच के आप कर रहे हैं? तो मैंने सवाल को पढ़ा, पूछ के आ रहा है, कह रहा है 8x क्यू माइनस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x वाई स्क्वायर माइनस 27y क्यू, है ना। अब माइनस 340। देखिए 2x का क्यूब करिए सब लोग, तनी a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटेगा ना। तो a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटेगा तो होगा a क्यू, यानी 8x क्यू। देखो ये वाला अब माइनस बी क्यू, तो 3y का क्यूब करिए 27y क्यू। अब बीच में होगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी जब इसका क्यूब करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो बताइए इसका क्यूब का मान कितना है? 343 है। बोलिए इसके क्यूब का मान 343 है। और जब इसका क्यूब करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आएगा। तो बोलो यहां से लेकर यहां तक आएगा तो इसका मान 343। अब बगल में माइनस में कितना? 340। आंसर कितना? 3 हो जाएगा आपका।
अब ऐसा नहीं कि क्यूब कर करके लिखने में टाइम वेस्ट करिए, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, मान भी अगर कोई सेट हो रहा है तो भी ठीक है आपका। क्या सेट हो रहा है? 5 और 1, 5 दूना 10। हाँ बिल्कुल, 5 और 1 भी आप रख सकते हैं। x का मान 5, y का मान 1। और मैं लिख दे रहा हूं, और में पुट कर देना है x का मान 5 और y का मान 1। देखिए 5 दूना 10 है, अब में से 3 घटा, 3 एकम 3, 7 में 7 घटा 0, पुर गया आपका। तो आप ये वैल्यू भी रख के सवाल को बना सकते हैं, अदरवाइज फिर ऐसे बना सकते हैं। जैसे ही इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 343, और इसका क्यूब यहां से लेकर के यहां तक है, तो 343 बैठा दिए और माइनस 340, आंसर 3 हो गया आपका। बढ़े आगे, आसान ही वाला होगा, यही वाला 343 में से 340, क्योंकि 5 और 1 रखिएगा तो कहीं ना कहीं 54 पचे गुना तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कॉफिशिएंट 54 और 36 दिया, बड़ा बड़ा डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा सब लोग। कहता है स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 है, शांत जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है। अब धारा के दिशा में जाइएगा तो स्पीड एक बार जुटेगा, और धारा के विपरीत लौटिएगा तो स्पीड एक बार घटेगा। सवाल कहता है जाने आने में 3 घंटा लगता है, तो दूरी कितना है, कितना दूर जा रहा है। तो दूरी को हमने डी कह दिया, डी डिस्टेंस जा रहा है धारा के दिशा में, तो 5 3 8 हो गया चाल। फिर यही डिस्टेंस आ रहा है धारा के विपरीत, तो स्पीड घटाएंगे, 5 में 3 घटेगा 2 हो जाएगा। देखो दूरी बटा चाल जाने का समय, दूरी बटा चाल आने का समय, दोनों जोड़ दिए तो बराबर 3 घंटा। क्या डी का मान निकल जाएगा? कितना? 4.8। 4.8। अरे भिन्न का जोड़ है, जोड़ लीजिए, बहुत कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। तो एक बार जा रहा है धारा के दिशा में तो 5 + 3 चाल 8, जोड़ के विपरीत जब लौटेगा तो चाल घट जाएगा। दूरी बटा चाल जाने का समय प्लस आने का समय जोड़ दिए, बराबर 3 घंटा, डी का मान निकाल लिए। बढ़े आगे, है ना। देखिए ये 9 नंबर सवाल है, आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। 9 नंबर सवाल, सवाल कहता है कि P जो है, ध्यान दीजिएगा, P जो है Q का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो राशि एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उस राशि को ऊपर में लिखते हैं। P Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो Q को कहां लिखेंगे? ऊपर। और साथ साथ अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और है, और R के वर्ग, R के वर्ग मतलब R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कहां लिखेंगे? नीचे, तो R स्क्वायर को लिखेंगे नीचे। देखो यहां से लेकर के यहां तक भाषा का मतलब सिर्फ ये है कि P Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती जिससे रहेगा उसको ऊपर, और जिससे व्युत्क्रमानुपाती रहेगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला बन गया, एक तरह से फॉर्मूला बन गया कि P बराबर Q बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। ये ऐसे तो कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। P बराबर क्या हो गया? Q बटा R स्क्वायर। P बराबर Q बटा R स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनिएगा सब लोग। सवाल कहता है Q में 20% का वृद्धि होता है, तो बताएगा 20% की वैल्यू क्या होगा? 1/5। 1/5, तो 20% का वृद्धि होने का मतलब 5 से 6 हो जाना। Q में 20% का वृद्धि होने का मतलब हुआ कि Q पहले 5 था और अब 6 हो गया। समझ रहे हैं? 1/5 अब बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया आपका। अच्छा, R में 20% का कमी हुआ, ह्रास मतलब कमी, तो 20% का मान 1/5, 1/5 की कमी मतलब 5 में 1 कमी तो 4 हो गया आपका। अरे 1/5 वृद्धि तो इसे जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो, अब कमी हो रहा था इसे घटा दीजिए। 5 था 6 हो गया, बढ़ाता अब घटा तो 5 था 4 हो गया। तो बोलिए Q क्या हो गया? 5 से, यानी पहले 5 अब 6, R पहले 5 अब 4 हो गया। तो सवाल कहता है कि बताओ P में, तो P का मान इतना, यानी पूरे में
क्या होगा, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो P का मान यही है ना जी, तो इसका मान आप लिख लो कि पहले पहले क्या था ये, और इसी का मान लिखना है कि अब क्या है, अब क्या है। तो बोलिए पहले Q कितना 5, तो लिखेंगे इसे 5 बटा, अरे P बराबर यही ना है, इसको मान बैठाएंगे, और नीचे R स्क्वायर, तो पहले R कितना, पहले R कितना, तो 5 का स्क्वायर 25, ये पहले वाला पहले था Q बटा R स्क्वायर। अब वाला लिखें तो अब Q कितना, अब Q कितना 5 से 6 हो गया 6, अब R स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, ये पहले वाला अब वाला। अब करेक्ट कितना परसेंट का वृद्धि हो, देखो 5 से कटेगा 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, क्रॉस ऐसे ऐसे गुणा करिए तो 8 और 5 दिए 15। मतलब क्या हो गया कि पहले P था 8 और अब P हो गया 15। तो सवाल करा कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो बोलो 7 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, किस पर 8 पर, तो 7 बटा 8 गुना 100, 7 बटा 8 को 87.5% कहते हैं। आंसर हो गया हमारा 7 बटा 8 को 87.5% कहते हैं। 20% का इंक्रीमेंट होने का मतलब 5 था अब 6 हो गया, अब 20% का हरासमेंट होने का मतलब क्या कि 5 था 4 हो गया। तो P बराबर Q बटा R स्क्वायर पहले का लिखिए मान रख के, फिर अब का रखिए और देखिए कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। बढ़े आगे, डाउट रहेगा बोलिएगा जी। चलो बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 10 कहता है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा की ओर यात्रा करे। डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, स्पीड क्या होता है, घटता है, घटता है। डायरेक्शन सेम है, स्पीड घटता है, अगर ट्रेन की बात हो तो घटता है। अब कह रहा तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। बात समझिएगा, यह 110 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ट्रेन है, और दूसरा जो है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ट्रेन है। क्या तेज गति वाला ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार कर रहा है? नहीं, ये धीमा गति वाला ट्रेन में वो आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी को पार कर रहा है, ठीक ना। सुनिए, तेज गति वाली ट्रेन अगर इस पूरे ट्रेन को पार करेगा तो दूरी किसका तय करेगा, अपना प्लस इसका, लेकिन ये पूरा ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, एकरा में वो आदमी बैठा हुआ इस आदमी को पार कर रहा है। तो तेज गति वाली ट्रेन इस आदमी को पार करने में, इस आदमी को पार करने में सिर्फ अपनी लंबाई कवर करेगी। बुझा रहा है बात। अगर ये पूरा ट्रेन को पार करेगा तब अपनी के साथ साथ इसकी भी, लेकिन एक आदमी को पार कर रहा है तो आदमी को पार करने में सिर्फ तेज गति वाली ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब दूरी का काम यही तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई करेगा। अब सवाल कह रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, मतलब समझो दूरी पूछ रहा है, जो दूरी आएगा वही तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो बोलो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। तो डायरेक्शन सेम है तो स्पीड को घटा के लिखेंगे, 110 माइनस 90 और गुना 5 बटा 18 होगा ना मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। दूरी बराबर 4 गुना समय, समय 18 सेकंड दिया है, ये खत्म। 20 पंचे 100 मीटर। ये जो दूरी आया ना सिर्फ तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई आया, इसका नहीं आया क्योंकि आदमी को पार कराना कि उसको पार कर रहा है। बुझाया? कुछ पूछना है बोलिएगा। चलिए यहां पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। हटाते इसको। देखिए सवाल कहता है एक व्यक्ति इस शर्त पर 30 दिन के लिए काम करने को सहमत होता है कि प्रतिदिन काम करने के लिए 500 रुपया मिलेंगे। 30 दिन के लिए काम पर उसको रखा गया, जिस दिन काम करेगा उस दिन कितना मिलेगा, और एब्सेंट होगा तो 100 रुपया काट लिया जाएगा। अब कहता है 30 दिन में कुछ दिन प्रेजेंट रहा और कुछ दिन एब्सेंट रहा,
ओवरऑल उसकी कमाई पता है क्या, 11,400 ओवरऑल, प्रेजेंट एब्सेंट सब मिला के काट छट करके। तो कहता है कि उसने कितना दिन काम किया, यानी कितना दिन प्रेजेंट रहा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल के बहुत सारे तरीके, एक्स से बना लो, ऑप्शन से बना लो, एलिगेशन से बना लो, है ना। एलिगेशन से आपको बता दे रहा है, सुनिएगा, है ना। ये मैंने कुछ दिन पहले भी एक सवाल इस पर बताया था, है ना, लगभग 4-5-6 सेट पहले आपका। आइए कोई बात नहीं, देखो यहां पर हमने प्रेजेंट लिख दिया और यहां पे हमने एब्सेंट लिख दिया। अब बताइए एक दिन प्रेजेंट होने पर कितना मिलता है पैसा। थोड़ा समय के लिए हमने मान लिया कि 300 दिन प्रेजेंट था, एक दिन में 500, तो 300 दिन प्रेजेंट रहेगा तो 500 गुणा 3, 15,000 उसकी सैलरी मिलेगा आपका, ठीक ना। अब फिर उसके बाद थोड़ा देर के लिए मान लिए कि 300 दिन वो एब्सेंट था, 300 दिन एब्सेंट था, एक दिन एब्सेंट होने पर 100 कटेगा, तो 30 दिन एब्सेंट होने पर 3,000 कटेगा। तो यहां पर माइनस का 3,000 लिखेंगे, कट रहा है इसलिए एलिगेशन में माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे, है ना। 300 दिन का डाटा, 300 दिन का डाटा, अब हो गया यहां से प्रेजेंट एब्सेंट का मिक्सचर हो गया, कुछ दिन प्रेजेंट कुछ दिन एब्सेंट। तब 30 दिन में कितना कमाया, 11,400, जो दिया है ना ओकरा बीचवा में लिखते हैं यहां पर। अब इसे घटा के रेशियो बनाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 3600, यस 3600 हो गया। अब फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो सुनो, 11,300 माइनस 3,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो कितना, 14,400 हो जाएगा। अब 2 जीरो यहां का, 2 जीरो यहां का खत्म, 36 से कम 36 और 36 चौके 144, यानी प्रेजेंट डे जो होगा 4 के रेशियो में होगा और एब्सेंट डे जो होगा 1 के रेशियो में होगा। अब पूरा 30 दिन समय है, अब 30 दिन को 4:1 में बांट लीजिए तो पता चल जाएगा कै दिन प्रेजेंट रहा और कै दिन एब्सेंट रहा आपका। तो बताइए 4 और 1, 5 अनुपात का मान 30, तो 1 अनुपात का मान 6, 1 अनुपात का मान 6। सवाल करा प्रेजेंट कै दिन रहा, तो 4 अनुपात का मान 4 छक 24, 24 दिन प्रेजेंट रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन से तो हो ही गया जी, 24 दिन अगर वो रहेगा प्रेजेंट तो 24 गुना 500, 12,000 रुपया कमाएगा, और 6 दिन ऑप्शन पर 600 रुपया कट जाएगा, तो 12,000 में से 600 काट दीजिए, पूर गया, मतलब उत्तर सही है। ये ऑप्शन सही से चेक करेंगे, नहीं समझे ऑप्शन से। देखो अगर ऑप्शन नंबर सी से चलते हैं डायरेक्ट, तो एक दिन में 500 मिलता है, तो 24 दिन में कितना मिलेगा, 12,000। 30 दिन में 24 दिन प्रेजेंट हुआ तो 6 दिन एब्सेंट तो हुआ है, तो 6 दिन में 600 रुपया कटेगा नहीं, तो 12,000 में से 600 रुपया काटिए, 11,400 पूर गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। देखो जो अंक वाला सवाल होता है कि सही करने पर 4 नंबर मिलेगा, गलती करने पर 1 नंबर कटेगा, वो भी तो यही चीज है। प्रेजेंट होगा तो 500 रुपया मिलेगा, एब्सेंट होगा 100 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं सबको आप एलिगेशन से, ऑप्शन से बेसिकली एक्स मान के आप कर सकते हैं। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भाषा लिखेंगे सब लोग, जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा। एक भाषा लिख लेंगे, जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा, जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा, जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा, ठीक वैसा ही उसके एवरेज में होगा। जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा, ठीक वैसा ही उसके एवरेज में होगा। जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा, ठीक वैसा ही उसके एवरेज में होगा। मतलब क्या, देखिए 10 को संख्या का एवरेज कितना दिया है, 7। अब प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया गया है, प्रत्येक संख्या को क्या किया गया, 12 गुना। तो जैसा चेंजिंग प्रत्येक संख्या में, ठीक वैसा ही चेंजिंग एवरेज में। अगर हर संख्या 12 गुना हुआ तो समझो एवरेज भी 12 गुना होगा। तो पहले से एवरेज कितना था, 7, और संख्या 12 गुना हुआ तो एवरेजो 12 गुना होगा, तो बरसते नया औसत निकल गया आपका 84। बस इतना ही करना है। हर डाटा 12 गुना हुआ तो याद रखना एवरेज भी 12 गुना होगा। ये हमेशा याद रखना है, जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में, ठीक वैसा ही चेंजिंग एवरेज में। अगर मान लेते हैं कि आप सारे इतने लोग हैं, सबका औसत उम्र जो है आपका 23 साल है, सबका औसत उम्र कितना है, 23 साल है।
अब यहां पर 2-2 साल सबका उम्र बढ़ गया, तब प्रत्येक में 2-2 का वृद्धि हुआ, तो डायरेक्ट हम एवरेज बोल सकते हैं 25। प्रत्येक में 2-2 का वृद्धि, तो एवरेज में भी कितना 2 ही का वृद्धि। अगर प्रत्येक हुआ 12 गुना, तो एवरेज भी कितना होगा 12 गुना। तो पहले का एवरेज में 12 से गुना कर देंगे, नया औसत हमारा तैयार हो जाएगा 84। अगले सवाल में बढ़ते हैं, ये हमारा 13 नंबर सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कुर्सी और एक मेज 750 में खरीदा है। 750 रुपया कुर्सी मेज दोनों मिला करके कॉस्ट प्राइस है। कितना कुर्सी का और कितना मेज का नहीं पता है, लेकिन यह जरूर पता है कि कुर्सी को बेचा गया 5% के लाभ पर, ठीक है, 5% के लाभ पर, और मेज को बेचा गया 20% के लाभ पर, और पता है टोटल पर 16% का लाभ हुआ था। एलिगेशन लगा दीजिए ना, ये आपका चेयर हो गया और ये टेबल हो गया। चेयर का लाभ, टेबल का लाभ और ओवरऑल लाभ बीच में लिख दिए। 20 में से 16 घटेगा और 16 में से 5 घटेगा 11। इसका मतलब चेयर का जो क्रैमुल होगा वो 4 के रेशियो में, और टेबल का जो क्रैमुल होगा वो 11 के रेशियो में, जबकि टोटल क्रैमुल है 750। अब 750 को इस रेशियो में बांट दीजिए तो पता चल जाएगा चेयर का क्रैमुल कितना और टेबल का क्रैमुल कितना है। बात कीजिए 11-4 15, 15 अनुपात का मान 750, तो 1 अनुपात का मान 50, 1 अनुपात का मान 50। मेज का पूछता है, मेज का पूछता है, तो 1 अनुपात का मान 50 है, तो 11 अनुपात का मान कितना 550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो हमने देखा क्या कि टोटल सीपी दिया है और पहिलका पर कितना लाभ, दूसरका पर कितना और ओवरऑल कितना दे लेंगे, तो क्यों नहीं एलिगेशन लगा के रेशियो बना लेंगे झट से, और टोटल पैसे को इस रेशियो में बांट लेंगे तो निकल जाएगा चेयर का और टेबल का क्रैमुल कितना है। अच्छा एक चीज और सुनिए, इसमें जैसे आप देख रहे होंगे प्लस साइन हम लिखे हैं, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। जानते हैं क्यों? लाभ है इसलिए। अगर ऐसा ही सवाल में बोलता ना कि टेबल पर 20% की हानि हुआ है, तो यहां हम -20 लिखते, ठीक ना। एलिगेशन में याद रखना, अगर लाभ होगा तो उसको प्लस साइन के साथ लिखिएगा और हानि होगा तो माइनस साइन के साथ। कैसे पिछल का सवाल में पैसा मिल रहा था तो प्लस, और जुर्माना मतलब क्या, पैसा कट रहा था तो -3000 लिखे थे, आपको याद होगा। तो एलिगेशन में प्लस माइनस भी बड़ा मायने रखता है। कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए, तो इस तरह के सवाल को एलिगेशन से बड़ा जल्दी कर सकते हैं आप। इसका आंसर बताइए जी। देखिएगा मैं बता रहा हूं, सुनिए। एक व्यक्ति, समझना है इसमें बहुत कुछ बातें बोल रखा है आपका। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 हिस्सा 60 के चाल से, फिर कह रहा है 1/3 हिस्सा 50 के चाल से। 1/3 चला, 1/3 चला, तो 1/3 और बच गया, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 जोड़ देंगे पूरा 1 हो जाएगा। तो 1/3 50 से और 1/3 60 से और फिर 1/3 40 से, तो क्या दूरी बराबर है? नहीं, कैसे? 1/3 दूरी, 1/3 दूरी, 1/3, टोटल दूरी का 1/3 1/3 1/3 तो बराबर है ना होगा। कोई एक यात्रा रहा होगा, है ना, 3 किलोमीटर की यात्रा रहा होगा, तो उसका 1/3 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, दूरी बराबर है। और ये क्या दे रखा है आपका? चाल दिया हुआ है। तो क्या एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड आप चाहे तो यहां पे निकाल सकते हैं, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या हो? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। या फिर उससे बढ़िया जानते हैं क्या है? हाँ, ये भी बताएं अक्सर, 3 गो दूरी है ना बराबर, और 3 गो चाल दिया, तो ये लगा लीजिए 3xyz और बटा में xy प्लस yz प्लस zx। याद रखना एग्जाम हॉल में ही नहीं लिखना है, एक जगह पर मान सट से लिखना है ना, ये होता है आपका। तो यहां पर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। देखो 3 गुना 60 गुना 50 गुना 40, देखिए 60 गुना 50 कितना? 3000, अब 50 गुना 40 कितना? 2000, और 40 गुना 60 कितना? 2400। अब इसको काटिए जी, तो यही हो गया 3 गुना 60 गुना 50 गुना 40, अब बटा में जोड़िए 3 2 5000 और 2400 कितना? नहीं बोलिएगा, 7400 हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कुछ कटेगा? बहु जाए तो 2 से और काट सकते हैं, 2 से 2 बार में 2 से
37। अब तो कटने का कोई चांस नहीं है, तो 60 या 180 या 180 गुना 10 1800, 1800 बटा 37 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, अब फिर सवाल पढ़िए क्या कहता है, तय किया। फिर सुनिए, यदि इस व्यक्ति ने यात्रा का आधा हिस्सा 60 से और शेष में कितना बचा, आधा जब चलिए लिया तो शेष कितना बचा, आधा, 40 के स्पीड से तय किया होता, तो फिर यहां पर हम इन दो स्पीड के लिए एवरेज स्पीड निकालेंगे। पता है इस बार एवरेज स्पीड क्या लगेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अरे आधा आधा है जी, आधा दूरी 60 से और आधा दूरी 40 से, तो फिर यहां पर एवरेज स्पीड निकालेंगे। अरे तो करना पड़ेगा ना, इसे 55 गो स्पीड हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा, है ना। तो यहां पर 2 गो अगर चाल दिया रहे, दूरी बराबर है, तो एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। 3 गो के लिए 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। तो बोलिए 2 गुना कितना, 60 गुना 40, 60 गुना 40 और नीचे में 60 40 100, ऐसे खत्म हो गया। तो 6 के 24 दूने 48 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी आप ये समझ लो कि पहली बार पूरी दूरी को 1800 बटा 37 के स्पीड से कवर किया है, और दूसरी बार वही दूरी को 48 के स्पीड से कवर किया है। अब स्पीड अलग अलग है तो टाइम कम बेसी लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो सवाल में चर्चा है, पढ़िए आ गया। कहता है कि यदि इस व्यक्ति ने इस यात्रा का आधा हिस्सा 60 से और शेष 40 से तय किया होता, तो इस यात्रा को पूरा करने में 4 मिनट अधिक लगते। मतलब ई वाला चाल से चलेगा तो 4 मिनट ज्यादा लगेगा। देखो दूरी डी है, और डी दूरी जब ई वाला चाल से चलेगा नीचवा वाला से, तो ज्यादा समय लगेगा। और यही डी दूरी अगर ऊपरवा चाल से चलेगा 1800 बटा 37 से, तो 4 मिनट कम लगे। ई 4 मिनट ज्यादा है तो कम है, तो ज्यादा में से कम इसे घटा दी और बराबर 4 मिनट। ये सब किलोमीटर में है तो मिनट को घंटा बल्कि 60 से भाग देंगे, यानी 1/15 हो जाएगा आपका। अब इसी को सॉल्व करके डी का मान निकालना है, नहीं तो फिर जानते हैं हमारा विचार है कि डी का मान आप ऑप्शन से रख लीजिए। अब देखिए कोई ना कोई डी यहां पर सेटिस्फाइड करेगा, RHS 1/15 के बराबर होगा आपका। कोई आ रहा है, आएगा तो 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है नहीं, तो क्या करिएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो होगा ही, करना ही पड़ेगा। ये 37 आ गया, यहां पर 5 को स्पीड दिया था, निकाल लीजिएगा यहां पर। क्या निकाल दे, कितना आएगा, यहां पर 1/15 घंटा उधर है। तो यहां पर देखिए कोई डाटा यहां पर डी के जगह पर रखेंगे, जिसको करने से 1/15 आपका आएगा। 37 कहां जाएगा, नीचे से हट के ऊपर जाएगा आपका। हाँ रखिए, इसको चेक करिए घर पे, आगे बढ़ते हैं। तरीके आपने सीख लिया, आंसर हमें भी नहीं पता है, कोई ना कोई आएगा, इतना पता है। बड़े आगे 3 गो वाला एवरेज स्पीड, कभी कभी तो सवालों में खाली 3 वाला एवरेज स्पीड पूछता है, तो लगा देना 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। 2 गो वाला 2xy अपॉन x प्लस y। ये सवाल हमारा क्या, सुनिएगा, 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला, पहिलका को वैध मत का 80% मिला। यदि कुल इतना मतों में से 10% अवैध है, सुनिएगा 1,80,000 टोटल वोट है कि नहीं, इसका 10% अवैध है, तो इसका 10% जब अवैध है तो सीधी सी बात है इसका 90% वैध है। बोलिए जी, टोटल का 90% वैध है कि नहीं है। ये पूरा हो गया वैध मत, लीगल वोट, और वैध मत का 80% मिल गया है पहिलका को। आज सवाल करा दूसरका को कितना मिलेगा, तो वैध मत का 80% मिला है पहला को, तो जाहिर सी बात है 20% किसको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा आपका। हमसे किसका मान पूछता है, दूसरा का, तो 80% से क्या गुणा करेंगे। वैध मत पूरा है, इसका 80% मिल गया पहला कैंडिडेट को, तो बचा कितना 20% दूसरे को मिलेगा। अब सॉल्व कर दीजिए, उत्तर हो गया
देखो 4 जीरो नीचे में, 4 जीरो ऊपर में, खत्म। 18 9 दूना 18, 18 18 324 पर 2 जीरो 32,400। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कुछ कहना है बोलिएगा। हाँ आगे बढ़िए, आगे तो बढ़वे करेंगे, पीछे जा सकते हैं थोड़ी ना। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक से सॉल्व करने से बढ़िया है कि आप वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। देखिए ये सवाल में वैल्यू पुटिंग का आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। हमेशा याद रखना है कि जब सवाल में साइन और कॉस हो तो थीटा का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री रखते हैं, और यदि मिक्स हो, क्या हो, मिक्स हो तो थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं। इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि 1/0 नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। आप वैल्यू रखिए, खूब शौक से मान रखिए, लेकिन ध्यान थोड़ा इस पे भी रखना, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि भिन्न का हर 0 मतलब अनडिफाइंड, भिन्न का हर 0 मतलब अनडिफाइंड, और ये तो दिख ही रहा अनडिफाइंड आपका, है ना। अगर सवाल में साइन कॉस हो तो थीटा का मान 0 या 90, जो मान है रखिए, बस ध्यान रखना ये नहीं मिलना चाहिए। और अगर मिक्स है, साइन कॉस के अलावे है, तो थीटा का मान 45। ये वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये सवाल है, सवाल में बोलो साइन कॉस ना है जी, सवाल में साइन कॉस है तो रख दीजिए थीटा का मान 0 डिग्री रख दीजिए, है ना। थीटा का मान 0 डिग्री पुट कर दीजिए। बोलिए जैसे ही थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, आई भी 0, अरे कितना 1, ए भी कितना 1, अरे कितना 0, ये कितना 0, अरे कितना 1, ये भी कितना 1। अरे हमको पता है साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है ना। तो बोलिए 1/1 1 हो गया। अब -1/-1, -1/-1, तो माइनस माइनस कट जाएगा 1, तो 1 1 2। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। यही सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता था 9वीं 10वीं 11वीं में, तो हम लोग इसका 5-7 स्टेप में 10 स्टेप में बनाते थे, वहां 5-6 नंबर मिलता था आपका, है ना। यहां पर कंपटीशन में फिर से यही सवाल आता है, लेकिन उतना समय नहीं देना है। जब भी कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन पूछेगा इसका मान क्या होगा, सबसे मस्त तरीका है वैल्यू पुटिंग आपका। कुछ कहना है बोलिएगा। कॉस 0 का मान कितना 1, और साइन 0 का मान 0, वही बैठा दिए हैं, तो 1 + 1 आंसर 2 हो गया। चलिए आ जाइए सवाल संख्या 17। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। सबसे पहले तो इसका फोटो सही तरीके से बनना चाहिए, फोटो नहीं बनेगा सवाल नहीं बनेगा। आप देखिए कहता है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के शीर्ष से 10 मीटर नीचे के बिंदु तक पहुंचती है ना। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के शीर्ष से 10 मीटर नीचे के बिंदु तक पहुंच रहा है। सुनिए, ये है ध्वज दंड है, और यहां से 10 मीटर लंबा है वो सीढ़ी लगाना है। ये ध्वज दंड पर यहां से 10 मीटर लंबा है वो सीढ़ी लगाना है, ठीक ना। आ सीढ़ी कहां तक पहुंच रहा है, क्या ध्वज दंड के आखिरी छोर तक पहुंच जा रहा है, नहीं। सवाल कहता है कि ध्वज दंड के शीर्ष से 10 मीटर नीचे तक पहुंच रहा है ना। मतलब ऐसे ऐसे सीढ़ी लगा दिए, सीढ़ी बना दे, कोई मेहनत थोड़ी ना है, हो गया सीढ़ी बन गया। यहां ना देते हैं ना, यहां से यहां उछलना है तो ये आपका सीढ़ी हो गया। अब जानते हैं सीढ़ी की लंबाई कितना है भाई, 10 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, और सीढ़ी कहां पहुंच रहा है, तो नीचे से नहीं करा है, पढ़ लीजिए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के शीर्ष से 10 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंच रहा है। तो यहां से 10 मीटर नीचे, यहां से 10 मीटर नीचे को बिंदु है, यहीं तक सीढ़ी पहुंच रहा है। तो ई वाला 10 दिया है, ई वाला 10 दिया है, सीढ़ी की लंबाई भी 10 है। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा सब लोग। कहता है कहां गया जी, सीढ़ी के पाद से, सीढ़ी के पाद से मतलब सीढ़ी का जड़ है यहां पर। ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ध्वज दंड का शीर्ष ऊपर है, तो ऐसे यहां बना देना है।
चलेगा, ऐसे बना दिए। अब ये पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री आपका, ठीक ना, नहीं बुझाया? ये थोड़ा सा हमको एंगल लिखे में परेशान करेगा श्रेणी, फालतू काम बना दिए। हाँ सुनिए, और ये पूरा यहां से यहां तक 60 है, ठीक ना। अब सुनिएगा भाई, कह रहा ध्वज दंड की ऊंचाई कितना है। ध्वज दंड की ऊंचाई पूछता है, देखो ये क्या डिग्री, 90 डिग्री पूरा ऊंचाई। तो आपको लग रहा है कि ई वाला 10 मीटर तो ही है। अगर ये वाला निकाल लेंगे, अगर ई वाला निकाल लेंगे और 10 जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। अब आप सारे विद्यार्थी बताइएगा, यहां पर त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना, 180। सबको पता है 180, और 180 में ई कोण कितना, 90, आई पूरा 60, तो ई पूरा 30 होगा, 60 बोल रहे हैं, है ना। 90 आरी 60, 150, तो 30 है ना, बच गया बड़का वाला त्रिभुज में 30। अब मेरी बात को सुनिए, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर है, तो यहां पर ट्रायंगल ये वाले में, ये वाले ट्रायंगल में आपने पढ़ा है, जब किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो सामने का कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो सामने का कोण बराबर होता है। तो आप देख लीजिए, यहां पर ये वाला भुजा 10, तो इसके सामने का कोण ये वाला, और ये वाला भुजा 10, तो इसके सामने का कोण ये वाला, बराबर हुआ कि नहीं। तो इसके सामने 30 है, तो इसके सामने ये भी कितना, 30। बोलिए पूरा कितना, 60 है, 60 में ये 30, तो इधर वाला भी 30 हो गया। पकड़ में आया, पूरा 60 में वो 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा आपका। अब बोलिए 30 डिग्री का रेशियो याद है सभी को, 30 डिग्री का रेशियो होता है 1√3²। आप सारे विद्यार्थी को याद रखना है कि 30 डिग्री के लिए लंब का रेशियो 1, आधार का रेशियो √3 और कर्ण का रेशियो 2 है। बोलो 2 अनुपात का मान 10 मीटर, 2 अनुपात का मान 10 मीटर, तो 1 अनुपात का मान 5 मीटर। देखो 1 अनुपात का मान 5 मीटर, 1 अनुपात का मान 5 मीटर, तो 5 मीटर ही और 10 मीटर ही, तो पूरा कितना, 15। हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। ये रेशियो याद करके पड़ेगा आपको। ये 30 डिग्री क्या होता है, लंब 1, आधार √3, कर्ण 2 होता है, और 2 अनुपात का मान 10 मीटर, इसलिए 1 अनुपात का मान 5 मीटर, तो 5 मीटर ही 10 मीटर हो, पूरा ध्वज दंड हो गया 15 मीटर का। कुछ पूछना है बोलिएगा। बढ़े आगे। सिविल कोर्ट के लिए कुछ कीजिए। क्या हो गया सिविल कोर्ट? सिविल कोर्ट का सिलेबस क्या है? मैथ है ना। क्या वो सवाल पूछता है? 35 को। अच्छा तो 25 को करा ही रहे डेली, है ना। थोड़ा सा हम देख लेंगे, कल इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सिलेबस उसका क्या है, सिविल कोर्ट का सिलेबस। चलो कल उस पर हम डिस्कस करेंगे, 10 सेकंड है ना। फिलहाल यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है और कहता है किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। क्या नाम है जी? कुमार बिमलेशवा? नहीं बिमलेश नाम है ना। यहां ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताइए ना, कहता है किससे विभाज्य है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, सबसे पहला काम है इसको शॉर्ट फॉर्म में बदलना। इसको कह सकते हैं सिंप्लीफाई करना। और बढ़िया सवाल को पहचान लीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम पावर वाले टर्म को कॉमन करेंगे। तो 3 के पावर 71 को कॉमन करेंगे तो यहां बच जाएगा 1, और 3 के पावर 71 कॉमन करेंगे 3 के पावर 1 रह जाएगा। 71 कॉमन करेंगे 3 के पावर 2, यहां 3 के पावर 3 और यहां 3 के पावर 4। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से पहचानिए कि जब भी इस तरह का सवाल हो, जब सिंप्लीफाई करना हो तो मिनिमम पावर वाले टर्म को मिनिमम पावर वाले टर्म को कॉमन करते हैं। तो 3 के पावर 71 पूरा बाहर निकाल लिए तो 1 बच गया,
वापस आप गुना करके देखिए तो फिर यही आ जाएगा। अब चलिए 3 के पावर 71, आप बोलिए 3 के पावर 4 81, आप 3 के पावर 3 27, तो 81 और 27 108 है, 108 और 9 117 और 3 120 और 1 121 हो गया। 11 है क्या? अरे 121 11 से नहीं कटता है, तो एक सिंप्लीफाई कर लिए। आप फिर नजर डालना है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा जो इसको पूरा पूरा काटेगा। तो आप देखें 121 है, यहां नजर पड़ा 11, मार दीजिए 60 से, कोई एक से कटेगा। कुछ कहना है किसी को? 11 से 121 कटता है, आपको याद होगा 11 का स्क्वायर 121। बोलिए, कुछ पूछना है तो। कितने विद्यार्थी से सवाल बना था ये 11 वाला? बस, और कुछ लोग से नहीं बना था क्या? आप याद करो 4-5 सेट पहले भी मैंने एक ऐसा सवाल लिया था। हमारा सब याद रहता है ना। अब फिर गड़बड़ बात है, अगर 4-5 सेट पहले मैंने बताया था और फिर आज नहीं बना तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। फिर कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का, फिर मत आइएगा, फायदा नहीं होगा। एक और सवाल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अब भुला रहे हैं कौन सा था, जो अच्छा जो भी था है ना, कौन वाला? रेस हाँ, मजदूरी वाला, रेस वाला भी उस तरह का सवाल मैंने कुछ दिन पहले बताया है ना। तो देखिए, जो सवाल बता दे उसको बनाया करिए, है ना। इस तरीके से मेहनत करना है कि छूट गया क्या है वो नहीं, तो घर पे भी जाके रिवाइज करना है ना। और ऐसा अभ्यास करना है कि अगर ये टाइप का सवाल अगला सेट में आ जाए, 4 दिन 10 दिन बाद आ जाए, तो हमसे बने, तब ना आप में फायदा होगा। 1 दिन 2-3 महीने बाद देखिएगा आपका 20 से ऊपर चल जाइएगा, आप सीधे 25 में 20 से ऊपर बनने लगेगा आपका। लेकिन कुछ इस प्लानिंग से काम करना होगा, ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले पढ़े आवाजे आया उस टाइप का ना बना, तो फिर आप में कमी है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा भी नहीं होगा, ए होगा यहाँ पर, है ना। सुनिए, ऐसे तो अगर आंसर 1 होता है हमेशा। सुनिए, आप बताइए, बेस बराबर है क्या? बेस बराबर है भाग में, तो पावर क्या होता है? घटता है। बेस बराबर भाग में पावर घटता है, अब बेस बराबर गुना में पावर जुड़ता है। ये घातांक का नियम है। तो आप बताइए, यहां हम लिख सकते हैं x के पावर a माइनस बी, पावर घट गया। अब पहले से पावर है 1/ab, तो इसे लिख दिए गुना। फिर देखिए x के पावर b माइनस सी, और पहले से पावर 1/bc है। फिर देखिए यहां पर x के पावर c माइनस ए, और पहले से पावर सी ए है आपका। अब देखिए जी, यहां पर हम डायरेक्ट एक बात बता रहे हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां के बाद गुना करके स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल में तो थोड़ा सा कम है, और सवाल मिलता है इसमें बहुत लंबा लंबा रहता है, तो फिर वहां गुना नहीं कर सकते। हो सकता है यहां पर आप में से कोई गुना करके बनाए होंगे, लेकिन मैं दूसरे सवाल की बात करूं, 2 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर आता है, 3 दूना 6 टर्म यहाँ, 6 टर्म यहाँ, 6 टर्म 18 को टर्म बनता है, जो नहीं कर सकता विद्यार्थी। तो आपको कैसे सोचना है सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं सुनिएगा। पावर के किसी एक फैक्टर का सम यदि 0 हो, पावर के किसी एक फैक्टर का सम यदि 0 हो, तो हमेशा उसका होल पावर 0 होता है। यह जानकारी रखना है, बहुते जगह लागू होता है, जल्दी बन जाएगा आपका, ये सब सोल्व नहीं करना पड़ेगा। पावर के किसी एक फैक्टर का, जैसे पावर का 2 फैक्टर है, इतना गुना इतना, ये पावर 2 है, वो a माइनस बी और गुना 1/b, 2 ये भी है, ये भी है आपका। पावर का 2 गुणनखंड है b माइनस सी और 1/bc, ऐसा नहीं गुना करके करना है। किसी एक फैक्टर का सम कभी 0 आ जाए, हमेशा याद रखना है। तो कौन सा फैक्टर का सम 0 आ रहा है? तो आ रहा है a माइनस बी, इसका फैक्टर हुआ a माइनस बी, और इसका फैक्टर हुआ b माइनस सी, और इसका फैक्टर हुआ c माइनस ए। आप तीनों फैक्टर का सम करके देखिए 0 आ रहा है, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना, पावर के किसी एक फैक्टर का सम यदि 0 हो, तो होल पावर कितना होता है उस वेरिएबल पर, जो भी वेरिएबल है कितना होता है? 0 होता है। और आप बताइए x पे पावर 0 का मान 1 आंसर हो गया। तो ऐसे याद रखना है, गुना करने के फेरा में नहीं रहना है, याद रहेगा।
अगर लिखने का विचार है तो लिख भी ले सकता है कि यदि पावर के किसी एक फैक्टर का सम 0 हो, पावर के किसी एक फैक्टर का सम यदि 0 हो, पावर के किसी एक फैक्टर का सम यदि 0 हो, पावर के किसी एक फैक्टर का सम यदि 0 हो तो होल पावर 0 होता है। होल पावर मतलब पूरा, होल पावर 0 होता है, होल पावर 0 होता है। देखिए जी, बस लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन इससे आसान सवाल ट्रिग्नोमेट्री का हो ही नहीं सकता है। कैसे, सुन लीजिए यहां पर बताइए। tan थीटा का मान कितना दिया है 1, तो कै डिग्री पे 1 होता है, तो हो गया थीटा का मान 45 डिग्री। tan थीटा बराबर 1 दिया तो थीटा का मान 45। अब जहां जहां थीटा है वहां वहां 45 पुट करके आंसर निकाल लीजिए। बोलिए sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। और देखिए sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब देखिए √2 नीचे 2 ऊपर खत्म, तो 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस का आधा बचेगा। अरे आधा में से 1 घटेगा तो माइनस आधा, कहां गया डी नंबर आपका। एक ऊपर में इसे लिखा है कि 0 और 90 के बीच स्थित, तो 45 डिग्री क्या 0 और 90 के बीच में है। tan थीटा का मान जैसे ही 1 दिखा तो समझ गए थीटा का मान 45 होगा। अब जहां जहां थीटा वहां वहां 45 बैठा दिए। बोलिए sin 45 का मान 1/√2। ये सब याद रखना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही और कोई कर सकता है, याद रखे पड़ेगा आपको। cos 45 1/√2 बैठा के सॉल्व कर दीजिए, जोड़ घटाव करना है। आंसर -1/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आइए भाई, एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर आपका कहता है त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। त्रिभुज ए है, बी है, सी है और बी पर क्या है समकोण है। सवाल कह रहा है कर्ण की लंबाई 20 है, 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 दिया है ना। अब फिर क्या कहता है कि ए बी मतलब ई वाला, अब प्लस बी सी मतलब ये वाला कितना दिया है 10 × 1 + √3। ए बी प्लस बी सी दिया है, ए बी प्लस बी सी दिया है, इतना इन दोनों का सम दिया है। तो देखिए यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए 10 से कम 10, तो ए बी को हम 10 ले लिए और 10 × √3 10 √3, बी सी को हमने 10 √3 ले लिया। आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, यही पुरेगा। अब इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा, ये तभी सत्य माना जाएगा, तभी सत्य माना जाएगा जब p² प्लस b² बराबर h² होगा। अगर नहीं होगा तो फिर गलती हो जाएगा। ये तो करके देखिए, हो रहा है, मैंने देख लिया 300 100 400। इसका स्क्वायर करिए 100, इसका स्क्वायर करिए 300, जोड़िए 400, 20 के स्क्वायर के बराबर आपका है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस चचा दे के चल गए हैं कि p² प्लस b² बराबर h² होता है। तो इसका स्क्वायर करिए 100, इसका स्क्वायर करिए 300, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसके स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है ना। इसका मतलब बिल्कुल आपका गेस किया हुआ डाटा एकदम परफेक्ट है। अब जो पूछ रहा है बैठा दीजिए। सवाल कह रहा है tan A प्लस tan C का मान कितना है। बोले tan बराबर क्या होता है p/b, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, मेरी बात को सुनिए। एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है, ए है। तो देखिए एंगल ए के लिए लंब कोई बताएगा कौन होगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। क्या, कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। अगर यहां पर एंगल ए है, एंगल ए है तो सामने की भुजा लंब ये होगा। तो बोलिए tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो आपका यहां पर हो जाएगा 10√3 बटा में 10 हो जाएगा। अच्छा, अब कहता है tan C, tan C, तो एंगल कौन सा है, तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा 10, अब आधार का काम 10√3, तो यहां पर 10 बटा 10√3 हो जाएगा। देखो 10 ऊपर नीचे खत्म, 10 ऊपर नीचे खत्म, तो यहां पे क्या होगा जी √3 + 1/,
√3। देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और 1 4/√3 आंसर हो जाएगा। कहीं पर है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक बात और यहां बताएं, सुनिएगा, अंदर की बातें है ना अंदर की बातें यहां पर यह है कि यहां पर आप लोग क्वेश्चन आप लोग को पूछना चाहिए था कि सर 10 यहीं काहे लिखे और यहीं काहे लिखे, है ना। तो अगर पूछते तो हमारा जवाब होता कि इसको और इसको सवाल में कंफर्म नहीं किया कि 10 यही है और 10 √3 नहीं। आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। और पता है क्वेश्चन भी जब कंफर्म नहीं किया तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से पूछा, बड़ा सेटिंग करके पूछा है कि एगो में आ रहा है 10 √3/10 और ओकरा में आ रहा है कि 10/10 √3। अगर विद्यार्थी उलट के भी अगर लिखेगा गलती से तो भी आंसर सही आएगा आपका। तो ये चीज होता है, यहां पे सवाल जब कंफर्म नहीं किया है तो आखिरी में कुछ उस तरीके से सेटिंग कर देता है कि विद्यार्थी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर उलट पलट भी करे तो भी आंसर एकदम डिट्टो मिले आपका। चलिए यही कहना चाह रहे थे, बस 2 मिनट एकदम टाइम से समय दीजिए, है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 नंबर सवाल आपका, सुन लीजिए। 11 से विभक्त है तो सवाल कहता है स्टार के स्थान पर छोटा अंक क्या होगा। सबसे पहले तो आप सारे विद्यार्थी को 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। देखिए अल्टरनेट जोड़िए, देखिए 6 और 5 11 7 18 18 9 27। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ छोड़ के अंक जोड़ते हैं तो 6 5 11 7 18 9 27। इधर जोड़िए 1 और 2 3 प्लस स्टार, यहां हो गया 3 प्लस स्टार हो गया, है ना। अब इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए, तभी हम समझेंगे 11 से कटेगा। तो सोचो ये क्या है यहां पर 27, यहां छोटा सा मान है 3 प्लस स्टार, वो भी स्टार का छोटा छोटा मान लिखना है तो स्टार का मान 2 हो जाएगा। कहिए कैसे? तो अगर 2 लेंगे तो 3 2 5, 27 और 5 का अंतर 22, और 22 बताइए 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टार के जगह पर कम से कम कितना मान रखे कि इसका और इसका अंतर 11 से कट जाए। तो यदि 2 रखेंगे तो ये 5 बनेगा और इसका अंतर होगा 22 जो कि 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो स्टार के जगह पर कम से कम मान क्या रखना होगा? 2 आंसर हो गया। कुछ कहना है बोलिएगा। देखिए हमारा ये 23 नंबर सवाल क्या कहता है, सुन लीजिए सब लोग। आप लोग खूब पढ़े, हमको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो दुइये को संख्या के लिए होता है, और वही क्वेश्चन में अगर 2 से ज्यादा दे देगा, जैसे 5 संख्या दिया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये बहुत कम विद्यार्थी को पता रहता है। 2 गो वाला खूब बनाते हैं, पहली गुना दूसरी बराबर लसा गुना मसा। और कभी एग्जाम में 2 गो से ज्यादा दे दे तब तो पता भी होगा, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को ना ही पता होगा, लेकिन आज के बाद पता हो जाएगा। सुनिएगा, देखिएगा यहां पर n संख्याओं का गुणनफल। अब n लिख दिए तो n में सब आ जाएगा, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो सब आ जाएगा। n संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF पे पावर n-1 इंटू में LCM। नोट कर लीजिएगा और एक याद करिएगा, खाली कॉपी का शोभा नहीं बढ़ाना है। n संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF पावर n-1 इंटू में LCM होता है ना। अब इस सवाल में देखिए 5 ऐसी संख्याएं हैं जिसका मसा 2 है और लसा 80 है, तो पांचों का गुणनफल कितना होगा? बोलिए जी। सवाल में क्या कहता है कि 5 संख्या का गुणनफल बताओ, तो बोलिए HCF कितना 2। देखिए जय गो संख्या होता है ना, HCF का पावर 1 कम होता है। तो बोलिए संख्या है 5 गो तो 5 माइनस 1 4, HCF का पावर 4 होगा, और इंटू LCM 80। सारे विद्यार्थी बताइए 2 के पावर 4 16 और 16 गुना 80 तो 1280, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका।
तनी एक बार बोलिए सब लोग, n संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? SCF पावर n-1 इंटू LCM। आई जो निकला है ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और लसा गुना मसा, यहीं से निकला है। आप n के जगह पर 2 बैठा दीजिए, n के जगह पर 2 बैठा दीजिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली गुना दूसरी। यहां 2 माइनस 1 1, तो SCF पावर 1, तो क्या हो गया? SCF और गुना में LCM। देखिए ये आपको याद होगा, ये पहली गुना दूसरी बराबर। तो कहां से आया? इसी से आया, बेसिक यही आपका, ये नीचे वाला है आपका। कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए ठीक है, 24-25 जो है कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, चलिए जल्दी से निकलिएगा जी आप लोग। भाई साहब रास्ता क्लियर कर देंगे, गर्ल्स को निकलने दीजिए। गेट को लॉक करिए। वहां रुकिए जी, बैठिए। और सब ठीक ठाक है ना सभी का? मेहनत दबा के करिए एकदम, उसमें कंजूसाई नहीं करना है। आप लोग से बतिया के तो मौके नहीं मिलता है ना। हाँ, बड़ा लेट में रहते हैं ना, इसमें थोड़ा सा खुश रहिए। अच्छा नंबर दे दे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए भाई, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए चलिए, बढ़िए 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 बढ़िए।